नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या कर दीजिएगा, सभी लोग सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दिएगा ताकि बाकी साथी आपके जो नहीं जुड़ पाए अभी तक तो वो सारे लोग क्या हो जाएं। सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक आपके नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वायुमंडल की संरचना में धरातल का कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर की मध्य स्थित होता है? पहले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल, देखो धरातल से अगर बात करेंगे तो कौन सा मंडल है जो धरातल से 32 से क्या होगा, 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास प्राप्त होता है या फिर 32 से 60 किलोमीटर के बीच में होता है। तो कौन सा मंडल होगा? आयन मंडल होगा, बाह्य मंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा या फिर ओजोन मंडल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कौन सा? ओजोन मंडल। इसी को हम लोग समताप मंडल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर प्रश्न देखो किस तरीके से घुमाया गया है। आपने पढ़ा है समताप मंडल, लेकिन आपको पता है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल भी हम लोग कह सकते हैं। और देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आपको घुमाने के लिए क्या कर दिया है, समताप मंडल ना दे करके ओजोन मंडल दे दिया है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है, इसलिए उसको ओजोन मंडल भी कहा जा सकता है। तो 32 से 60 किलोमीटर के मध्य कौन सा मंडल होता है? तो ये समताप मंडल होता है या फिर कहो ओजोन मंडल होता है, जहां पर आपको ओजोन परत देखने को मिलती है। तो विकल्प संख्या बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मध्य प्रदेश के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बात कहाँ पर हो रही है? देखो मध्य एशिया की बात हो रही है। मध्य एशिया में जो स्टेपी क्षेत्र है, यहाँ के निवासियों के द्वारा जो मानवीय आवास बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको युर्त कहते हैं, इग्लू कहते हैं, टीपी कहते हैं या फिर क्रॉल कहते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहा जाता है? तो इस दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा। और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सभी लोग क्या कर दो, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी आप लोगों के जुड़ जाए, ठीक है। और जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की जितने भी इंपॉर्टेंट जो हम लोग क्लास लेते हैं, ठीक है, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करे और टाइमली आप क्लास में जुड़ जाओ। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युर्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? युर्त हो जाएगा। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? कौन सा गवर्नर जनरल है जो क्या होगा, जो अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है? चलिए, तो कौन होंगे? जॉन मैकफरसन होंगे, जॉन सोर होंगे, जॉर्ज बार्लो होंगे या फिर चार्ल्स मेटकाफ होगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो इस गवर्नर जनरल का अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो कार्यकाल क्या होगा, तो ये होगा 1793 से लेकर के 1798। और ये गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो ये होंगे जॉन सोर। जॉन सोर जो हैं ये अपनी अहस्तक्षेप नीति के लिए जाने जाते थे और इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1793 से लेकर के 98 तक। तो इस प्रश्न का विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉन सोर। ठीक भाई बात। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है? बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? इस प्रश्न का आप लोग आंसर करोगे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद 65।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ये हमारा विकल्प संख्या ए हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वही प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये बात कहाँ पर कही गई है? अनुच्छेद 74 में कही गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अब देखो रेड क्रॉस की बात हो रही है। अगर आपसे पूछ ले रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई है तो 1863 में हुई है। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई है? 1863 में हुई है। किसने रेड क्रॉस की स्थापना की है? हेनरी ड्यूनेंट ने की है। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। रेड क्रॉस मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस, तो स्थापना कब होगी? 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना होगी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये होगा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड के कहाँ पर? जिनेवा में। अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ये है बर्न। स्विट्जरलैंड की वर्तमान में जो राजधानी है वो क्या है? बर्न है। और यहाँ पर स्विट्जरलैंड में एक शहर है, ध्यान रखिएगा, जिनेवा। और यहाँ पर क्या है? रेड क्रॉस का मुख्यालय। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत चीन युद्ध के बाद, ठीक है, देखिए प्रश्न देखिएगा, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एसएसबी, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया? चलिए जल्दी से बताइएगा। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? 1963 में, 1960 में, 1958 में या फिर 1965 में? देखो आपको पता है कि 1962 में क्या होगा? 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। ठीक है, 1962 में क्या होगा? भारत चीन युद्ध होता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद लगातार डर बना रहता है कि चीन कभी भी क्या कर सकता है? भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो ऐसे में भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किया गया है। किस वर्ष किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विकल्प संख्या ए, 1963 में क्या किया गया? एसएसबी का गठन किया गया। आगे बढ़ेंगे। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं? तो देखो सूर्य वंश के संस्थापक हैं, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। सूर्य वंश के संस्थापक, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। और ये किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? तो वो होगा विकल्प संख्या डी, बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध होगा? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा। कब होगा? 1540 में। ठीक है, तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी क्या करेंगे? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की है? मद्रास अधिवेशन 1914, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर दिल्ली अधिवेशन 1918? तो कौन सा अधिवेशन है जहां पर क्या होगा? जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलते हैं। तो आपको पता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ कहां पर मिलेंगे? ये मिलेंगे लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ कहाँ पर मिलेंगे? तो ये लखनऊ अधिवेशन में मिलेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ पर क्या होगा? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये दोनों मिलती हैं और एक संयुक्त समिति की स्थापना की जाती है। तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, जब भारत में लोकहितवाद, अच्छा अगर आपसे पूछ लीजिए ये लोकहितवाद जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा क्या आंसर क्या होगा आपका? लोकहितवाद अगर पूछ ले किस देश से लिया गया है तो ये आंसर होगा आपका यूएसए, अमेरिका से। लोकहितवाद कहाँ से लिया गया है? तो लोकहितवाद लिया गया है अमेरिका से। और जब भारत में लोकहितवाद को लाया गया तब उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर या फिर पी.एन. भगवती? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर सही विकल्प जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन डी, पी.एन. भगवती। जब भारत में जो लोकहितवाद है अमेरिका के संविधान से इसको शामिल किया गया है
और ये जब भारत में आएगा तब कौन मुख्य न्यायाधीश होंगे? PN भगवती होंगे। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? बताइएगा कौन सा देश है जहां से पीपुल्स डेली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है? तो कोलंबो, श्रीलंका, बीजिंग, चीन, दिल्ली या फिर ढाका, बांग्लादेश। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो पीपुल्स डेली ये किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न की बात करेंगे। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, सेशन को क्या कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी सभी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, है ना। सभी लोगों तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीजिंग, चीन। ठीक है, तो ये पीपुल्स डेली जो समाचार पत्र है ये किस देश से? तो ये बीजिंग, चीन से प्रकाशित होता है। और अगर चीन की संसद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद हो जाएगी। मुद्रा पूछ ले, रेनमिंबी चीन की मुद्रा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है? बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसको विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या फिर सचिवालय? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के किस अंग को विश्व के पुलिसमैन की बात की जाती है? देखो यूएनओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूएनओ की जो स्थापना है ये 1945 में होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब होगी? तो 24 अक्टूबर को होगी, 1945 को होगी। और यूएनओ का अगर आपसे न्यूयॉर्क जो मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय क्या होगा? तो मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। और किस अंग को? तो सुरक्षा परिषद। ऑप्शन क्या होगा? विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद जो अंग है इसको विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसको करने में हेमा मालिनी जो है, जो अभिनेत्री हैं, ये पारंगत हैं? बताइएगा। कथकली की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का है? कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? केरल का। कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? तो ये भी केरल का हो जाएगा। और भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तो ये लोक नृत्य ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, हेमा मालिनी जो है ये किसको? तो ये मोहिनी अट्टम को करने में पारंगत है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ करेंगे। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से बताइएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष या फिर मोरारजी देसाई। देखो अगर आपसे पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनों का संचालन होता है, अगर आपसे पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनों का संचालन होता है, तो 2 ट्रेनें हैं। कौन कौन सी? तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है? तो एक है समझौता एक्सप्रेस। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है थार एक्सप्रेस। ठीक है, एक है कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है थार एक्सप्रेस। तो दो ट्रेनों का, ठीक है, 2 ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें तो ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। ठीक है, किसकी? खुशवंत सिंह की पुस्तक है। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? चलिए जल्दी से बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, कब कब होंगे? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होगा, दूसरा कब होगा? 1931 में होगा, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होगा? 1932 में होगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन तीसरे गोलमेज सम्मेलन, मतलब कि 1932 में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, भीमराव अम्बेडकर, चित्तरंजन दास। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन है जिसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो आप लोग सही आंसर बताइएगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ये भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, कौन है? जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर। विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 अनुच्छेद दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, 351 की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, 345 की बात करेंगे तो राज्य की राजभाषा, 44 में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजभाषा पर संसदीय समिति व आयोग। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ आपको अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित, उस अनुच्छेद से संबंधित कुछ बातों को बताया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या बी। ठीक है, विकल्प संख्या बी की अगर हम लोग बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए जो राजभाषा की बात की गई है ये कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद 348 में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये अनुच्छेद 348 में है, 351 में नहीं है। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन के पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो क्या करती है? जो विभाजन करेगी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो क्या करेगी? देखो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं भारत के, ठीक है, अगर हम लोग ये क्या कर देते हैं, तो अगर हम लोग मान लो ये इस तरीके से भारत की बात कर लेते हैं, है ना, अगर हम लोग बात कर देते हैं तो ये गंगा का ये मैदान हो जाएगा और इसके नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा। अब इनके बीच में अगर बात करें कौन सी श्रृंखला होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला होगी? तो आपको पता है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये क्या करती है? ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एकदम मध्य से विभाजित करती है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणियां जो हैं ये क्या करती हैं? ये उत्तर भारत के मैदान और दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है, इनको मध्य से विभाजित करने का कार्य करती हैं। तो विंध्याचल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइएगा। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन जो है ये कहाँ पर स्थित है? कार निकोबार, लक्षद्वीप, मायाबंदर या फिर बैरन द्वीप? तो एकमात्र सक्रिय, देखो अगर बात करें भारत में तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है बैरन ज्वालामुखी और एक कौन सा है? एक है नरकोंडन ज्वालामुखी। ठीक है, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन ज्वालामुखी और नरकोंडन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय है और ये कहाँ पर है? तो ये बैरन द्वीप पर है। ठीक है, और नरकोंडन जो है ये कैसा है? तो ये सुषुप्त है। 2 ज्वालामुखी, बैरन, नरकोंडन। बैरन सक्रिय है और नरकोंडन कैसा है? सुषुप्त है। तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर होगा? तो ये बैरन ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने, महाराष्ट्र के कौन प्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामदास, नामदेव, एकनाथ या फिर ज्ञानदेव? चलिए इस प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे हमारे एकनाथ हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एकनाथ जो है इन्होंने भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? बताइएगा। कौन से यहाँ पर कौन से सुल्तान की बात हो रही है, कौन से बादशाह की बात हो रही है कि कौन है जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को, ठीक है, अशोक के शिलालेखों को मेरठ एवं टोपरा के जो ये शिलालेख हैं तो इन दोनों शिलालेखों को दिल्ली लेकर के गया था। तो कौन होगा? मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कौन सा सुल्तान है जिसने अशोक के 2 शिलालेखों को दिल्ली मंगवाया था, मेरठ और टोपरा शिलालेख को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन विकल्प संख्या बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है अगर क्या हो? वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो या फिर जब उसके पास कम सांसद हो।
प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। कब नहीं ले पाएगा? जब वह क्या कर रहा हो, जब वह गठबंधन की सरकार चलाता हो, या फिर क्या कर रहा हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, या फिर जब उसके पास कम सांसद हो। तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अविश्वास प्रस्ताव की, तो आपको पता होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ पर, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या होगा, तो वो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प संख्या क्या होगा आपका, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, उसमें सिर्फ लोकसभा वाले ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार की बात हो रही है। तो हार्नबिल त्योहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो हार्नबिल त्योहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में मनाया जाता है। कब से, तो 1 से लेकर के कब तक, तो 10 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में, दिसंबर के महीने में पहले सप्ताह में क्या होता है, तो नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का कौन सा शहर है? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से सारे लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जिसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, इंदौर, भोपाल या फिर जबलपुर? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका ए हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, नागपुर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो जीरो मील सेंटर कहा जाता है। किसको? नागपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कौन सा आयोग है जिसको भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये प्रश्न आपको बताना है। ठीक है, तो भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग? कौन सा आयोग है जिसको भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है इसको क्या किया गया है, इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? बताइएगा कौन सी पुस्तक है जिसको क्या किया गया है, जिसको कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्राइट्स बुक ऑफ ब्यूटी? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, तो कौन सी पुस्तक है जिसको कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग बाद में जुड़े हो, सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हो तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो, है ना, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो रहे हैं और उम्मीद सेशन देख करके तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर बनता है, तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ठीक है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स जो है ये कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य कला है? बताइएगा। यक्षगान की अगर हम लोग बात करेंगे तो यक्षगान कहाँ का, देखो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हम लोगों ने अभी बात की थी कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का जो है ये हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगर यक्षगान की बात करेंगे तो ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान है। विकल्प संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य का साप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बताइएगा राज्य का साप्तांग सिद्धांत कहाँ पर मिलता है? मनु ने मनुस्मृति में प्रस्तुत किया है, कल्हण ने राजतरंगिणी में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में या फिर बाणभट्ट ने हर्षचरित में?
तो राज्य का साप्तांग सिद्धांत, ठीक है, राज्य का साप्तांग सिद्धांत ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। राज्य का साप्तांग सिद्धांत तो किसने प्रतिपादित किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य जो है ये किसके दरबार में रहते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और इन्हीं कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया है, राज्य का साप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंगों के सिद्धांत के विषय में चर्चा की है। राज्य के 7 अनिवार्य अंग बताए हैं। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था, ठीक है। तो फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के समय में किया गया है, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस, अच्छा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फतवा मतलब क्या होता है। तो फतवा मतलब होता है आदेश, निर्देश या फिर कह सकते हैं कानून, और आलमगीरी मतलब आलमगीर का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आलमगीर किस मुगल बादशाह का नाम था। तो अगर आपको ये पता होगा तो आराम से इस प्रश्न को कर सकोगे। तो आलमगीर जो है ये औरंगजेब का नाम था, ठीक है, और औरंगजेब के निर्देश पर फतवा आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किया गया था। तो विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब का प्रारंभिक नाम जो है ये क्या था, तो ये आलमगीर था, ठीक है। आलमगीर की उपाधि से ही क्या करता है, औरंगजेब राजा बनता है। तो विकल्प संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। तो बताइएगा अकबर के दरबार में रहने वाला कौन सा विद्वान है जिसने क्या किया है, जिसने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया है। अबुल फजल, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, राजा मान सिंह या फिर दारा सिको। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या करते चलिए, अगर आपको लगता है कि सेशन लाइक करने योग्य है, शेयर करने योग्य है, तो फिर सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइक शेयर करने लायक है तो बिल्कुल जरूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी हो जाएंगे, जिन्होंने क्या किया, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। अब देखो आप लोग अगर बात करेंगे सबसे गहरे बंदरगाह की, तो सबसे गहरा जो बंदरगाह हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, वो पढ़ा है विशाखापत्तनम पढ़ा है, ठीक है। कौन सा पढ़ा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। लेकिन अब यहाँ पर आपको विशाखापत्तनम नहीं दिख रहा है, तो फिर आप आंसर क्या करोगे, आप बताइएगा कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह होगा, पारादीप, गंगावराम, ओखा या फिर बिजाग बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा गंगावराम बंदरगाह। और ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में ही है, और विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के समीप है गंगावराम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह के समीप है गंगावराम बंदरगाह, और ये देश का क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह। अगर आपको विशाखापत्तनम ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप उसके निकट का ये जो गंगावराम बंदरगाह है इसको आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। विकल्प संख्या आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड में। झारखंड में ही आपको और क्या होगा, तो झारखंड में ही आपको पलामू भी दिखेगा, ठीक है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको कहाँ पर, झारखंड में दिखेगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये भी झारखंड में। विकल्प संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, और शक्तियों का जो विभाजन किया गया है ये आपको किस अनुसूची में देखने को मिलता है, 7वीं, 8वीं, 6वीं या फिर 9वीं। तो कौन सा हो जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करते हैं, जो शक्ति विभाजन की बात की गई है, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, 7वीं अनुसूची में। तो विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। आगे बढ़ेंगे,
अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इस प्रश्न में देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर 10वां नहीं बल्कि कौन सा होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए आपका 100, कौन सा होना चाहिए, 108वां संशोधन होना चाहिए, ठीक है। कौन सा, 108वां संविधान संशोधन। तो किससे संबंधित है ये प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर 10वां लिख उठा है गलती से, 10वां नहीं होगा, 108वां संशोधन होना चाहिए। और 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। 108वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान को आरक्षित करने से है और बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, याद रखिएगा, ठीक है। 108वें संशोधन की बात करेंगे तो 108वां जो संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान को आरक्षित करने से है। और कहीं ना कहीं ये जो संशोधन है ये महिला सशक्तिकरण की बात करता है, ठीक है भाई बात। तो विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, ठीक है, इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो संविधान सभा की देखिए जो सलाहकार समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे ये होंगे आपके कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बात की जा रही है क्या कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, तो स्थानीय स्वशासन आपको 3 स्तरों पर बताया गया है। तो 3 स्तरों में जो दूसरा स्तर है या फिर कहें मध्यवर्ती जो स्तर है तो ये कौन सा है, तो देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, फिर इसके बाद इसके ऊपर खंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। तो चाहे नीचे से दूसरे की बात करो, चाहे ऊपर से दूसरे की बात करो, चाहे मध्यवर्ती की बात करो, क्या होगा, खंड स्तर पर जो पंचायत समिति है, ठीक है, जो खंड स्तर पर क्या है, जो ये पंचायत समिति है, यही हमारा क्या होगा, यही दूसरा स्तर होगा। तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। तो नीति आयोग आर्थिक सर्वेक्षण करेगा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अच्छा, जो ये सांख्यिकी मंत्रालय है तो ये क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगर पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है तो फिर आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर करोगे केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेगा तो आर्थिक सर्वेक्षण कौन कर रहा है, तो वित्त मंत्रालय करता है। तो विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है, ठीक है। अब बताइएगा कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता है, लोगों के खर्च में कमी, उच्च अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा कीमत में कमी या फिर सरकारी खर्च में कमी। तो कौन सा एक कारण है जो क्या हो सकता है, जो मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, लोगों के खर्च में कमी, ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। लोगों के खर्च में कमी कर दी जाएगी तो इससे मुद्रास्फीति का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुद्रास्फीति का ये कारण नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, कौन सा आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, ये आपको बताना है। उत्पाद शुल्क, सेल्स टैक्स, वैट या फिर आयकर। तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। देखो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, है ना, एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको 4 कर दे करके पूछ लेगा कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है,
ठीक है, कौन सा केंद्र सरकार लगाता है, कौन सा राज्य सरकार लगाता है। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयकर हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है जो आपकी इनकम पर लगता है, ठीक है, ये क्या है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो आपकी इनकम पर लग रहा है वो टैक्स आपको ही पे करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आयकर हो जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, चलिए जल्दी से बताइएगा, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो रिजर्व आवश्यकताओं में बदलाव से, तरलता एवं सरकारी खर्च से, कराधान एवं सरकारी खर्च से, और खुला बाजार परिचालन से। तो राजकोषीय नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजकोषीय नीति जो है तो ये किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा होगा, देखो यहाँ पर राजकोषीय नीति की बात कर रहा है तो रिजर्व आवश्यकताओं में बदलाव से ये तो होगा नहीं, तरलता एवं सरकारी खर्च कोई मतलब ही नहीं है, खुला बाजार परिचालन कोई मतलब नहीं है। विकल्प संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कराधान एवं सरकारी खर्च से राजकोषीय नीति संबंधित है। विकल्प संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जारवा एवं सेंटलीज जनजातियां भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे जारवा और सेंटलीज जनजातियां जो है ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखो जनजातियां बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन सी, जारवा और सेंटलीज जनजातियां, तो ये भारत के कहाँ पर मिलेंगी, तो ये मिलती हैं अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में जारवा और सेंटलीज जनजातियां मिलती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही करूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।